हेलो एवरीवन। ये वीडियो उन सब के लिए है जो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ आईबीपीएस एएफओ प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। करेंटली आई एम एन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एएफओ एट पीएनबी बैंक एंड आई ऑल्सो वर्कड एज जेसीई एट कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई। इससे पहले मैंने 3 बार आईबीपीएस एएफओ प्रीलिम्स क्लियर किया है और इस बार मेरे प्रीलिम्स में 58 मार्क्स थे। तो चलिए शुरू करते हैं आईबीपीएस एएफओ प्रीलिम्स स्ट्रेटजी। सबसे पहले हम आईबीपीएस एएफओ एग्ज़ाम के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एएफओ मीन्स एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस एग्ज़ाम के 3 स्टेप्स होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और मेंस एंड इंटरव्यू के दोनों के मार्क्स जुड़ के फाइनल मेरिट बनती है, जिसमें मेंस एग्ज़ाम 60 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू 20 मार्क्स का। अब अगर बात करें आईबीपीएस एएफओ प्रीलिम्स के बारे में, तो इसकी ड्यूरेशन 120 मिनट्स की होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। किसी भी एग्ज़ाम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको सबसे पहले उसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। हम अगर किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उससे हमें 2 फ़ायदे होते हैं। पहला, टाइम सेव होता है और दूसरा, हम इर्रिलेवेंट टॉपिक्स पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इर्रिलेवेंट टॉपिक का मतलब है कि ऐसा टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हम उसको पढ़ रहे हैं, या तो ऐसा टॉपिक जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उतना वेटेज नहीं रखता, हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब हमको सेलेक्टिव स्टडी करनी है ऐसे टॉपिक्स की जिनका वेटेज एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा है, जो ज़्यादा मार्क्स लेके जाते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमको बेसिक से स्टार्ट करना है और फिर एडवांस लेवल तक जाना है। ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग से ही एडवांस लेवल की प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि सबसे पहले हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ट होगा, तभी हम जाके आगे एडवांस लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न्स को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रीलिम्स में 3 सेक्शंस आते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट। तीनों में 50-50-50 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मार्क्स का वेटेज थोड़ा डिफरेंट होता है। रीजनिंग और क्वांट दोनों 50 मार्क्स के होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स की होती है। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से बोला जाता है कि एएफओ में इंग्लिश जो होती है वो हार्ड आती है। हार्ड नहीं आती है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है इंग्लिश को क्रैक करना, लेकिन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके क्वेश्चंस 50 होते हैं लेकिन मार्क्स का वेटेज 25 ही होता है। कहने का मतलब है 2 क्वेश्चंस अगर आपके सही होंगे तो जाके आपको 1 मार्क मिलेगा, और रीजनिंग और क्वांट के अंदर एक एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं, तो वो थोड़ा फ़ायदा कर जाते हैं। इसके अलावा ड्यूरेशन तीनों का अलग अलग होता है। तीनों सेक्शन के लिए हमको सेपरेटली 40-40-40 मिनट्स मिलते हैं। मतलब आप किसी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में तब तक जंप नहीं कर सकते जब तक कि उसका ड्यूरेशन ख़त्म नहीं हो जाता है। रीजनिंग के 40 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद ही आपका अगला सेक्शन जो भी इंग्लिश या क्वांट होगा वो ओपन होगा। अगर हम बात करें सिलेबस और स्ट्रेटजी की, तो हमको बेसिक से शुरू करना है। जैसा कि मैंने बताया, हमारा फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। वहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस ऐसा का ऐसा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बस आपको करना ये है, आपको जो भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें रीजनिंग का ब्लड रिलेशन एग्ज़ाम्पल के लिए ले लिया, तो आप सर्च करेंगे ब्लड रिलेशन, तो आपको बहुत सारे नीचे कंटेंट मिल जाएंगे, बहुत सारे चैनल के। आप उनमें से जो भी आपको बेस्ट लगे उससे पढ़ सकते हैं। अगर पर्टिकुलर मेरा अगर ओपिनियन लिया जाए तो अडा 24/7 के वीडियोस बहुत अच्छे हैं रीजनिंग क्वांट के लिए, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे पढ़ सकते हैं। अभी अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में
सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट रीजनिंग का हाफ पार्ट कवर करते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि पजल्स पूछ लिए जाते हैं 4 से 5 और एक पजल में 5 क्वेश्चन आते हैं, तो ऑलमोस्ट 20 से 25 नंबर रीजनिंग का पजल और सिटिंग अरेंजमेंट कवर कर लेते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन इनको हम स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आपको सॉल्व करना। अगर आप बिगनर हैं, अभी अभी आपने रीजनिंग पढ़ना शुरू किया है, तो आप शुरू करेंगे इनइक्वलिटी से। इसके बाद में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग और ब्लड रिलेशन। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो इजी टॉपिक्स हैं, इनसे इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो दिखने में इजी लगता है, लेकिन आजकल एग्जाम्स में इससे थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं जो कहीं ना कहीं फंसा देते हैं। तो अगर मेरी माने तो एग्ज़ाम में भी आप पहले इन्हीं टॉपिक को सॉल्व करने की कोशिश करें जब रीजनिंग का पेपर आप कर रहे हो। इनइक्वलिटी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म थोड़ा कुछ बच्चों को पढ़ने में ऐसा लगता है कि उनको हार्ड लग रहा है, मुझे तो नहीं लगता था ऐसा कि सिलोगिज्म कोई हार्ड टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के बाद में कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे तो वो सिलोगिज्म ही होगा। और जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पहले ये वाले टॉपिक्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। जब भी आप प्रीलिम्स का पेपर किसी भी सब्जेक्ट का सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जैसे आप पहले क्वेश्चन पे आए, पहले क्वेश्चन से आप 50 नंबर क्वेश्चन तक जाएंगे और उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बहुत इजी हैं, जो कम टाइम ले रहे हैं, ताकि आपका एक स्कोर बन जाए, एक अच्छा खासा आपका स्कोर बिल्ड हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद आप इन टॉपिक्स में आए जो थोड़ा टाइम लेके जाते हैं। पजल्स स्कोरिंग है, लेकिन इसमें ऐसा है कि सबसे पहले आपने अगर पजल से शुरू कर दिया और आपकी 1-2 पजल नहीं बनी, तो हो सकता है आप डिमोटिवेट हो जाएं, आप फंस जाएं, फ्रस्ट्रेट हो जाएं, तो आपके इजी वाले टॉपिक्स भी नहीं हो पाएंगे। तो आप शुरू कीजिए इजी टॉपिक से और उसके बाद में इन पे आके शिफ्ट कीजिए और थोड़ा स्पीड से इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके बाद में अगर हम देखें इंग्लिश, तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है रीडिंग कॉम्प्रेंशन। रीडिंग कॉम्प्रेंशन अगर 2 आ गए तो वो आपके अच्छे खासे वेटेज को कवर कर लेते हैं। तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रेंशन के लिए एटलीस्ट प्रीलिम्स के 2 महीने पहले आपको रीडिंग कॉम्प्रेंशन की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी इस टॉपिक की तब तक आप अच्छे से एग्ज़ाम के अंदर क्लियर नहीं कर पाएंगे इसको। इसके बाद में जितने भी टॉपिक्स बच रहे हैं वो सारे टॉपिक्स ग्रामर से रिलेटेड है। आपको पहले अच्छे से ग्रामर आनी चाहिए, उसके बाद में आपके सारे टॉपिक्स बहुत इजीली हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि इन टॉपिक में ग्रामर कहाँ यूज़ आ रही है, लेकिन एक बार आपका उधर कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से बिल्ट हो गया ग्रामर के लिए तो ये सारे के सारे उसी चीज़ से सॉल्व होते हैं। तो इंग्लिश के लिए आप अनुभव सर, इंग्लिश बाय अनुभव सर करके एक चैनल है, उनसे आप पढ़ सकते हो। मैंने उन्हीं से पढ़ा था, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे से ग्रामर पढ़ाते हैं और इन सारे टॉपिक्स को सॉल्व करने का वो तरीका बताते हैं। इंग्लिश में बच्चे क्या है, रट रहे होते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आपका ग्रामर होगा सॉल्व, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ग्रामर का, तो आप इन टॉपिक्स को उसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे जैसे हम क्वांट और रीजनिंग सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया इंग्लिश। अगर बात करें हम क्वांट की, तो क्वांट ऐसा है कि इसमें एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं वो डर रहे होते हैं क्वांट को सॉल्व करने के लिए कि मैथ्स से इनको डर लग रहा होता है। तो मैं ऐसे बच्चे जिनको मैथ से डर लगता है उनके लिए रिकमेंड करूँगी कि वो अर्थमेटिक को एक बार साइड करें और पहले उन टॉपिक्स पे आएँ जो इजी हैं और अपना इंटरेस्ट बिल्ड करें। उसके बाद में अर्थमेटिक के उन टॉपिक्स पे जाएं जो थोड़ा समझने में अच्छे से इजी रहते हैं। उसके बाद में एडवांस वाले पे जाएं। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन से वाले ऐसे हैं जो इजी रहते हैं और जिनसे बेसिक आपका अच्छे से बिल्ड होगा। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन सबसे ईजी टॉपिक है क्वांट का। इससे ईजी
टॉपिक कोई भी नहीं है। उसके बाद में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद में अगर हम बात करें तो नंबर सीरीज़। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनका अर्थमेटिक से कोई रिलेशन नहीं है। अर्थमेटिक मतलब जिनके अंदर कोई फार्मूला नहीं लगता है, कोई बहुत बड़ी मैथ्स नहीं लग रही होती है, बहुत ईजी बच्चों जैसे टॉपिक्स होते हैं। और ऐसा है, इन तीनों टॉपिक्स में से कोई 2 टॉपिक हर साल एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तीनों नहीं आते हैं, लेकिन कोई 2 अल्टरनेट आते रहते हैं, जैसे नंबर सीरीज़ और सिंप्लीफिकेशन, या सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे करके 2 के पेयर में आते हैं। और सबसे ज़्यादा वेटेज जो लेता है वो है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा वेटेज लेके जाता है क्वांट के अंदर। अगर आपने सारे क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन के भी कर दिए तो भी आपका क्वांट का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन DI के बेसिस पे हम रह नहीं सकते कि हम DI पे ही सिर्फ फोकस हो जाएं कि हम सिर्फ इसको क्लियर करेंगे, बाकी के टॉपिक्स छोड़ दें, क्योंकि कई बार DI हार्ड हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे से बन नहीं पाती। हमको अलग जो बाकी के टॉपिक हैं उनको भी साथ साथ में लेके चलना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर हम इनके बाद में अगर देखें कि कौन सा टॉपिक हमको बाद में शुरू करना चाहिए, तो इसमें सबसे इजी आपके लिए रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस। जो टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक है वो अर्थमेटिक का मुझे लगता है सबसे इजी वाला टॉपिक है। उसके बाद में वर्क टाइम एनर्जी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एंड उसके बाद में थोड़ा हाई लेवल के शुरू हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। मेंशुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाओ, आपको फॉर्मूला याद करना है और फिर उसके बाद में अप्लाई करना, और ये हो जाता है। एंड ये सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमेशा। ये थोड़ा हार्ड होता है लेकिन फिर भी इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी से कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है। ये हो गया क्वांट का बात। तो लिमिटेड टाइम में अगर हमको मैक्सिमम स्कोर करना है तो वही सारी बातें, सबसे पहले हम अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करेंगे और साथ साथ में उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएंगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स इज़ ओनली अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। उसके बाद में जब हमने पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर कर लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारे क्या वीक पॉइंट हैं उसमें। हम उसका एनालिसिस करेंगे तो हमको पता चलेगा हमको कौन से टॉपिक का रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो जो टॉपिक आपको लगे कि ये मुझसे कम बन रहा है उसका अच्छे से रिवीजन करें, फिर से उसको टाइम दें और उसके बाद में फिर से उसकी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है IBPS AFO प्रीलिम्स के लिए। और सिर्फ IBPS AFO नहीं, हर बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रीलिम्स के लिए टाइम मैनेजमेंट क्रूशियल है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हो, कौन से क्वेश्चन को कब अटेम्प्ट कर रहे हो, हर तरीके से हमको देखना होगा कि टाइम मैनेज हम कैसे कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको मॉक देने हैं। मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा दोगे उतना आपको आएगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है हमको। और मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक के सबसे अच्छे मॉक हैं प्रीलिम्स के। उसके बाद में ACC या अनअकैडमी के भी आप दे सकते हो। लेकिन प्रीलिम्स के लिए आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली सबसे अच्छी चीज़ है ही यही। मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस के बिना कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकती। कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और आप चाहते हो कि मैं कैसे कॉन्फिडेंट हूँ, डर लगता रहता है एग्ज़ाम से, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है एफर्मेशंस। आप सुबह उठ के अपनी कोई भी डायरी या बुक के अंदर एफर्मेशंस नोट करें और उनको रिपीट करें। तो एफर्मेशंस क्या होते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो वो इसके बारे में यूट्यूब पे वीडियो देख सकता है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। लेकिन इससे एक टाइम बाद बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और मोटिवेशन भी आता है। तो ये सारे थे हमारी स्ट्रेटजी कि कैसे हम IBPS AFO प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट सबसे अच्छा कि एक्यूरेसी एंड स्पीड
कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। वैसे तो दोनों इम्पोर्टेंट हैं, हमारी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए, लेकिन स्पीड से ज़्यादा मैटर करता है एक्यूरेसी। अगर हमारी एक्यूरेसी नहीं होगी तो स्पीड कोई मतलब नहीं रखती है। और अगर आपने कम क्वेश्चन सॉल्व करे लेकिन एक्यूरेटली किए तो आपके कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक्यूरेसी कम और स्पीड ज़्यादा रखी और ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए लेकिन वो गलत हो गए उससे। तो मैं कहूँगी क्वेश्चन चाहे थोड़े कम अटैम्प्ट करो लेकिन वो एक्यूरेटली अटैम्प्ट करो, स्पीड के पीछे ज़्यादा मत भागो। हाँ, लेकिन बहुत कम स्पीड भी नहीं होनी चाहिए, अच्छी खासी स्पीड आपको इसमें रखनी पड़ेगी। और वो एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मॉक टेस्ट से आएंगे, तो मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं, लेकिन सिलेबस कवर करने के बाद में। दैट्स ऑल अबाउट प्रीलिम स्ट्रेटजी। अगर आपको और कोई डाउट हो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।